हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं शशि भूषण तिवारी। आप सभी को इस चैनल पर नीट एग्ज़ाम से संबंधित फिजिक्स के लिए टिप्स ट्रिक्स बताता रहूंगा। आज के बाद मैं इस चैनल पर रेगुलर रहने की भी कोशिश करूंगा। अगर आप फिजिक्स को हकीकत में समझ कर करने की कोशिश करते हैं तो ये उतना कठिन नहीं होगा जितना आज आपको लगता है। आज हम एक बहुत ही बेसिक से फंडामेंटल से क्वेश्चन को क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में करना सीखेंगे, जिसमें हमें किसी फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता ना हो। हम बिल्कुल समझ के क्लैरिटी के साथ उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हालांकि ये बड़ा सरल सा क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर से, और आप में से कई बच्चे हो सकता है इसको जानते भी हों, पर अधिकांश बच्चों को ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होते हुए भी तकलीफ देती है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती है। ये कनेक्टेड बॉडीज़ के ऊपर हम आज ये क्वेश्चन करेंगे। ऐसा सिस्टम आप सभी प्रायः अपने बुक्स में देखते हो। यहाँ हमने 3 ब्लॉक लिए हैं, तीनों के मास m1, m2 और m3 हैं। ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये स्ट्रिंग हैं जो मासलेस हैं, हल्की रस्सियाँ हैं, और हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई करके इस सिस्टम को पुल कर रहे हैं। और हमें बताना है, मान लो कि इस रस्सी में या इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो मैंने देखा है नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को, या तो फॉर्मूले के जैसा इसको याद कर लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन पेपर बनाने वाला इसमें थोड़े से भी बदलाव कर दे, जो कि किया जा सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। या आप तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के, 3 इक्वेशन बना के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी काफ़ी टीडियस हो जाता है। जबकि ये क्वेश्चन उतना कठिन है नहीं, इसको तो हम ओरली आंसर कर सकते हैं। आपको सोचना कैसे है वो सिखाता हूँ। इसे एक ट्रेन मान लो आप, ये 3 डब्बों की एक ट्रेन है। आप इस पे एक एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो। यही एकमात्र एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक से मेरे शब्दों पे गौर करो। इस पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ यही है। ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, ये इंटरनल फोर्सेस है। ये अगर मैं इसे एक सिस्टम मानता हूँ तो ये इन ब्लॉक्स और रस्सी के बीच में आपस की इंटरैक्शन है, आपस की अन्योन्य क्रिया है। इसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हम सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, फिज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, तो इन इंटरनल फोर्सेस का कोई योगदान नहीं होता है। हमें फोकस करना है एक्सटर्नल फोर्सेस पे। तो इस पूरे ट्रेन के ऊपर, ट्रेन को एक ऑब्जेक्ट मानो, एफ हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स है, और पूरे ट्रेन का मास है m1 प्लस m2 प्लस m3। तो नेचुरली इस पूरे ट्रेन का जो एक्सेलरेशन होगा, इस पूरे ट्रेन का जो एक्सेलरेशन होगा, वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ट्रेन के इक्वल होगा। फोर्स को पूरे ट्रेन के मास से डिवाइड कर दीजिए, ये पूरे ट्रेन का एक्सेलरेशन हो गया। पहला स्टेप। अब इस ब्लॉक को देखें, इस डब्बे को देखें, इसको देखें या इसको देखें, सभी के सभी, पूरी की पूरी ट्रेन ए एक्सेलरेशन से चल रही है कि नहीं? अब मुझसे पूछा गया है कि इस रस्सी में टेंशन बताओ, तो हमें खुद को बोलकर ये बताना होगा कि टेंशन बताओ का मीनिंग क्या है, पूछने वाला क्या जानना चाहता है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है, ये जो रस्सी है इस आखिरी के डब्बे पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, या यही रस्सी इस डब्बे पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। गौर किया जाए, ये खींची हुई रस्सी, लाल रंग की रस्सी, एक रस्सी जब टेंशन में होती है तो अपने दोनों किनारों पे बंधे हुए चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। रस्सी से आप किसी चीज़ को धक्का नहीं दे सकते, उसे पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये जो रस्सी जो तनाव में है, ये रस्सी इस डब्बे को अपनी तरफ खींच रही है, और यही रस्सी इस डब्बे को अपनी तरफ खींच रही है। ये रस्सी अगर मासलेस है तो दोनों ही सिरों पे टेंशन, तनाव समान है, अर्थात रस्सी जिस बल से इसको खींच रही है, जिस फोर्स से इसको खींच रही है, उतने ही फोर्स से इसको भी खींच रही है। हमसे कहा गया रस्सी में टेंशन बताओ,
मतलब क्वेश्चन बनाने वाला हमसे ये जानना चाहता है कि ये रस्सी इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रही है, या यही रस्सी इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है। जब तक आप पूछे गए क्वेश्चन को शायद अधिकांश स्थितियों में एक दूसरे शब्दावली में बोल नहीं पाओगे तो फिजिक्स के क्वेश्चन बनने वाले नहीं। क्वेश्चन बनाने वाले ने पूछा तनाव बताओ, टेंशन बताओ, अब हम उसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है ये बताओ। जैसे ही आप ये बोलोगे आपको दिमाग में बिजली की तरह कौंधने लगेगा कि सॉल्यूशन कैसे करना है। रस्सी इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रही है, ये चीज प्रकाश में तभी आएगी, ये चीज कंसिडरेशन में तभी आएगा जब हम इस ऑब्जेक्ट को सेपरेटली स्टडी करेंगे। क्यों? जब तक हम इस पूरे ट्रेन को स्टडी कर रहे हैं तो ये जो टेंशन है ये तो इंटरनल फोर्स है, ये तो F इज इक्वल टू एम ए लिखते समय आएगा ही नहीं, उसमें F आएगा ही नहीं। F तो बाहरी फोर्स को कहते हैं। जब हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को अपना ऑब्जेक्ट मानते हैं, हम सिर्फ इसके मोशन के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए न्यूटन बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो डब्बा है आखिरी वाला जिसका मास m1 है, ये क्यों चल रहा है a एक्सेलरेशन से। हमने अभी अभी कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि ये पूरी ट्रेन इस एक्सेलरेशन से चल रही है, तो ये जो डब्बा है ये भी a एक्सेलरेशन से चल रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये डब्बा क्यों a एक्सेलरेशन से चल रहा है। आप में से कई लोग अभी भी ये कहेंगे क्योंकि इसे खींचा जा रहा है। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल बात तो यही है कि इसे खींच रहे हैं हम, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि ये रस्सी से बंधा है। अगर रस्सी काट दें तो क्या ये चलेगा? नहीं। इसको चलाने की जिम्मेदारी इसकी नहीं है। इस डब्बे को एक्सेलरेट करने वाला फोर्स ये टेंशन फोर्स है। ये फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? टी। इस डब्बे पे ये रस्सी का टेंशन टी लग रहा है और इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन ए। कोई पूछेगा ट्रेन का एक्सेलरेशन ए क्यों है, हम बोलेंगे ये है बाहरी फोर्स। अब किसी ने पूछा इस डब्बे का एक्सेलरेशन ए क्यों है, तो हम बोलेंगे इस डब्बे पर लगने वाला ये है बाहरी फोर्स। जब हम इसे अपना सिस्टम मान रहे हैं, इसे अपना निकाय मान रहे हैं, तो ये टी जो है ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये बाहरी फोर्स हो गया। ठीक है, बाह्य बल हो गया। तो ये जो टी है निश्चित रूप से इस बॉडी के मास इनटू इसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। आप में से जो लोग हिंदी में बोलते हैं, इस पिंड के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होगा ये बल। तो नेचुरली ये m1 और एक्सेलरेशन जो है वो F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। ठीक है, तो इस बॉडी का मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, यही इस रस्सी का टेंशन है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगली बार से ओरली आप कैसे करोगे? पूरे ट्रेन का मास m1 प्लस m2 प्लस m3, एक्सटर्नल फोर्स F, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, यही इन तीनों का एक्सेलरेशन। अब हम आखिरी बॉडी को सिर्फ स्टडी करेंगे क्योंकि हमें ये जानना है कि इस आखिरी बॉडी पर रस्सी कितना फोर्स लगा रही है। इस आखिरी बॉडी को यही एक्सेलरेशन देने की जिम्मेदारी इस टेंशन की है। तो ये जो फोर्स है टेंशन, इस बॉडी का मास इनटू इसके एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से। अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ टेंशन बताओ, यहाँ इस टेंशन का, इसको हम टी डैश से डिनोट कर ले रहे हैं। इस टेंशन के फिर से दो अर्थ हो सकते हैं। हम अपने आप से ये पूछें कि ये रस्सी m3 मास के डब्बे पे कितना फोर्स लगा रही है, या हम स्वयं से ये पूछें कि ये रस्सी m2 मास के डब्बे पे कितना फोर्स लगा रही है। डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। एक खींची हुई रस्सी अपने दोनों किनारे पे बंधी हुई चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, धकेल नहीं सकती। ये रस्सी इसको ऐसे पुश नहीं कर सकती, खींच सकती है। तो दोनों किनारों पर बंधी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसमें टेंशन बताओ मतलब या तो तुम ये बता दो कि रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है, या ये बता दो कि ये रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है। दोनों ही सोच से आप उसी उत्तर तक पहुंचोगे। देखो, अगर मुझसे इसी टेंशन के बारे में पूछा गया होता तो मैं ऐसे भी सोच सकता था। मतलब अगर जल्दी ओरली आंसर देना है, बगैर ज़्यादा मेहनत किए आंसर देना है, तो मैं ऐसे सोच सकता था कि यार मैं इन दोनों डब्बों को अपना सिस्टम मान लेता हूँ।
ठीक है, मुझे ये दो डब्बे आपस में बंधे हुए दिख रहे हैं, ये एक सिस्टम है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब ये जो टेंशन है ये इंटरनल फोर्स हो गया। ये m1 प्लस m2 मास की जो ट्रेन है, m3 को हटा दो, m1 और m2, m1 प्लस m2 मास की जो ट्रेन है, इसको ए एक्सेलरेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों है इसके पास एक्सेलरेशन? इसको ये बाहरी फोर्स टी डैश खींच रहा है। देखिए आप, ये रस्सी का टेंशन इस मास को खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थात टी डैश इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ये मास इंटू एक्सेलरेशन। m1 प्लस m2 मास इस फोर्स की वजह से चल रहा है, तो फोर्स इज मास इंटू यही वाला एक्सेलरेशन। शायद आप मेरे लाइन ऑफ थिंकिंग को समझ पा रहे हैं। अगर आप मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग को समझ पा रहे हैं तो अब इस तरह के कई क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत तेजी से, बहुत शीघ्रता से दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ, एक ट्रेन में मान लो 5 डब्बे, सभी के मास बराबर ले लेते हैं। ठीक, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है ये सिस्टम, और इसको हम F फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक, हमसे पूछा गया कि यहाँ टेंशन बताओ। समझना, पहले हम पूरे ट्रेन को एक सिस्टम मान लेते हैं। ये अकेला एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए एक्सेलरेशन F/5m हो गया, क्योंकि पूरे ट्रेन का मास तो 5m है। अब मुझसे क्या पूछा गया? यहाँ टेंशन बताओ। यहाँ टेंशन बताओ का अर्थ होता है कि रस्सी इसे कितने फोर्स से खींचेगी, इस पर कितना फोर्स लगा रही है। हम ये भी सोच के आंसर दे सकते हैं, पर ये ज़्यादा आसान है, रस्सी इस पर कितना फोर्स लगा रही है। तो अब इसको अलग से स्टडी नहीं करके हम इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं। क्यों? इसको अलग से स्टडी करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि फिर इस पर ये रस्सी जो फोर्स लगा रही है वो भी पहले पता करना पड़ेगा। हम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हमने सोचा कि ये 2m मास क्यों चल रहा है इसके बारे में सोच लेते हैं। तो 2m मास के ऊपर लगने वाला एकमात्र बाहरी फोर्स ये है T। ये T किसके बराबर होगा? 2m मास इंटू एक्सेलरेशन। 2m मास भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू F/5m है, तो ये 2F/5। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक किया या सही किया? सही किया। यही है आपका टेंशन। अगर यहाँ पे टेंशन पूछा गया होता तो आपको बड़ी जल्दी उत्तर मिल जाएगा, यदि आप इसे सिस्टम मान लेंगे। 3m मास ए एक्सेलरेशन से क्यों चल रहा है? इस टेंशन की वजह से। तो ये टेंशन का मान कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी? 3m मास 3m इंटू दिस एक्सेलरेशन। तो अगर आपने अभी तक आप मेरे वीडियो में मेरे साथ बने हुए हो तो आप समझ गए इस तरह के क्वेश्चन को अगली बार से देखते ही कैसे आंसर देना है। अगर आप वीडियो में पहले 1 मिनट में ही निकल चुके हो तो निश्चित रूप से मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ और आप सीख भी नहीं पाए मैं बताना क्या चाहता था। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही और बारीक कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए बेहद मददगार होने वाला है।